आगे कहां तक पढ़ना है? हाँ बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। कहां तक पढ़ा? पेज पलटो। अच्छा, मतलब हम इतिहास को तीन भागों में बांट रहे थे, जहां पर एक भाग कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक कहलाता है ऐतिहासिक काल। इन तीनों में से सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राग ऐतिहासिक काल दो एज में है, एक स्टोन एज है और एक कॉपर एज है। यहां तक लिखा है क्या? यहां तक लिखा होगा। चलो कोई नहीं। हम इतिहास पढ़ रहे थे और हमने अभी तक ये लिखा है कि जो इतिहास है वो तीन भागों के अंदर विस्तृत है। तीन भाग कौन कौन से, तो वो कल आपने लिख लिए होंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जस्ट उसके आगे हमें बढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक काल। और ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल को आप दो एज में पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल ये वो टाइमिंग है जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार की लिपि का उपयोग नहीं है। जिसमें लिपि का उपयोग है वो कौन सा काल है? आदि ऐतिहासिक काल। हाँ, हम पढ़ नहीं पाए वो अलग मैटर है, लेकिन लिपि का प्रयोग तो है। प्राग ऐतिहासिक काल वही काल है जिसके अंदर किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं है और ना कोई लिपि है। देखिए, वैसे इसको पढ़ाने में बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल की खोज किसने की थी, क्या है ये, आदि मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ से मिले, तो अफ्रीका घाटी से। हमारे भारत के अंदर सबसे पहले किसने खोज की थी, तो डॉक्टर अरुण सोनकिया। ये सारी चीजें इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा भाग है? देखिए, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको आप कितने भाग में पढ़ते हैं? दो भागों में। कितने भाग में पढ़ते हैं आप इसे? दो भाग में। दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो प्राग ऐतिहासिक काल का भाग है पाषाण काल, स्टोन एज, और एक है आपके कौन सा? ताम्रकाल, कॉपर एज। ये दो युग है। फिर इसके अंदर जो पाषाण काल है ना, इस पाषाण काल को फिर तीन भागों में बांटा गया है। एक बार ये लिखो आप, इतना सा लिख लो केवल। क्या है, अलग अलग डायग्राम बनाएंगे ना तो आप आराम से समझते जाएंगे। हाँ, ओल्ड बुक है तो उसी से सॉल्यूशन करते रहो, बस नई चीजें ऐड हुई है उसको जोड़ते रहो। ठीक है। ये बना लिया? ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल जहां भारत, हमारे भारत से होते हुए राजस्थान से टच करेगा ना, वो डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, इनमें से हम पढ़ते हैं सबसे पहले पाषाण काल। ये जो पाषाण काल है, ये पाषाण काल है आपके कितने भागों में? तीन भागों में। पाषाण काल के कितने भाग हैं? तीन भाग। कौन कौन से तीन भाग हैं? तो एक तो है पूरा पाषाण काल, एक है आपके मध्य पाषाण काल, दूसरा, और नंबर जो तीसरा है वो कौन सा है? नवपाषाण काल। आप पटवार के पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल का अन्य नाम क्या है।
यानी कि इनके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काल यानी कि समय, एज। पाषाण का मतलब स्टोन। ऐसे बनाओ बनाओ, बना रहे हैं क्या आप ऐसे? तो आपको याद रखना है कि ये जो पूरा पाषाण काल है, इसको आप बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? फिर है आपके माइक्रोलिथिक एज। ये आया था कि मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोलिथिक एज। और नव पाषाण काल को आप क्या बोलते हैं? अरे बोलो। नियोलिथिक एज। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। यदि आपको एसएससी का पेपर भी उठाकर देखेंगे ना, वहां पर ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नव पाषाण काल का अन्य नाम क्या है, और वहां पर ऑप्शन में भी यही होंगे, पी ए, ऐसे। लेकिन ही है जब तक इसको हिंदी में नहीं लिख ले। ये क्या नाम है? पेलियोलिथिक एज। ये कौन सा है? माइक्रोलिथिक एज। और ये क्या है? नियोलिथिक एज। तो आप जब पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यहां से इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की कि पटवार के पेपर में आया कि मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा माइक्रोलिथिक एज। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। तो पाषाण काल तीन भाग हो गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा? नव पाषाण काल। इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं पेलियोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज और कौन सा? नियोलिथिक एज। ठीक है, अब देखो इसको, अब हम यहां राजस्थान के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो ये जो पूरा पाषाण काल है ना, ये हमारे राजस्थान के अंदर तीन भागों में है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से लूणी नदी घाटी, डीडवणा, पोकरण, निम्न में से जैसे क्षेत्र किस काल से संबंधित हैं? जी, कोई भी मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा ना, तो वो मैं अपने मन से नहीं पूछूंगा। मन से क्यों पूछूंगा? जो आ रखे हैं वही पूछूंगा मैं आपसे। और पहला ऑप्शन है आपके सामने उच्च पूरा पाषाण काल। दूसरा ऑप्शन है निम्न पूरा पाषाण काल। तीसरा ऑप्शन है मध्य पूरा पाषाण काल। और डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल। हम क्या करते हैं कि केवल और केवल इतने पढ़ के चले जाते हैं। जैसे मैं यहां लिखा दूंगा अभी आपको कि मध्य पाषाण काल के राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं, तो तीन स्थल हैं। एक तो बागोर है, एक तिलवाड़ा है और एक सोजत है।
पूरा पाषाण काल के अंदर भी आपको बहुत सारे स्थान में लिखा दूंगा। लूणी नदी घाटी लिखा दूंगा, डीडवाना लिखा दूंगा, बूढ़ा पुष्कर लिखा दूंगा, आलनिया लिखा दूंगा, सोहनपुरा लिखा दूंगा, हरसोरा लिखा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे आएगा ना, इसमें केवल तीन बातें हैं। पाषाण काल जो है वो तीन, एक तो पूरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है, ये कौन सा है, नव पाषाण काल है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पूरा पाषाण काल को पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक और नव पाषाण काल को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक। क्वेश्चन आया आपके सामने ये। जिसको ए और बी लग रहा है इसका मतलब इसमें सी है। इसका राइट आंसर क्या है, शाबाश, शी। मध्य पुरापाषाण काल के स्थल हैं कौन सा, लूणी नदी घाटी, डीडवाना और पोखरण। यही सेम क्वेश्चन है। और यहां पर यदि मैं ये चेंज कर दूं, अब बताइए इसका आंसर क्या है, अब इसका आंसर क्या है, सेम क्वेश्चन है। गुस्सा आ रहा है इतिहास पर या मुझ पर? तो इसका फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा निम्न पुरापाषाण काल। इसका मतलब इसको हमें बहुत डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बनाइए एक बार आप। यहां से भी मैंने कहा था ना, आरएसएसबी बोर्ड ने जब पहली बार 2015 के अंदर पटवार के एग्जाम करवाए थे ना, तब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे आपके सामने कि मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है। ये लिख लिया। तो यहां से एक ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अब इस भाग को हम जोड़ते हैं राजस्थान से। ठीक है, यहां से जहां पर सबसे पहले हमें पढ़ने की आवश्यकता है वो है आपके पूरा पाषाण काल। यदि यहां पर ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके सामने कि आदि मानव की उत्पत्ति निम्न में से किस काल में मानी गई है, और यहां पर ये आपके सामने तीनों ऑप्शन आए, तो सिंपल सी बात है, कौन सा ऑप्शन करेंगे आप, पूरा पाषाण काल। क्योंकि इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन सा है, पूरा पाषाण काल ही है। तो यहां पर आदि मानव की क्या है, उत्पत्ति है। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं इसको पूरा डिटेल से, पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं
तो इसके अंदर जो मानव है, आदि मानव था, जंगलों में निवास करता था, ये तो एक थ्योरी है जहां से आपके क्वेश्चन नहीं आता है। यायावर का हुआ करता था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करता था, अकेला हुआ करता था, साथ में तो कोई था नहीं। आगे चलकर उसके साथ परिवार ऐड हुआ। तो पूरा पाषाण काल तो वो टाइमिंग है जब यहां पर जो उपकरण या जो हथियार थे वो सारे के सारे किससे बने हुए थे? पाषाण यानी कि पत्थरों से। अब सिंपल सी बात है, पहले कोई हथियार बना होगा, जैसे आज के वर्तमान की हम बात करते हैं, जैसे बंदूक आती है, अब तो धीरे धीरे उसका आकार क्या हुआ? छोटा हुआ। लेकिन प्राचीन काल के अंदर बंदूक इतनी, राजा महाराजाओं के पास में इतनी, फिर उसकी साइज छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, और आखिर में इतनी छोटी हो गई कि हमारे राजस्थान के एक ऐसे महाराजा थे जिनके पास में पेन पिस्टल थी। दिखने में पेन था लेकिन वो पिस्टल थी। कौन थे वो? हमारे राजस्थान के ऐसे महाराजा जिनके पास में पेन पिस्टल हुआ करती थी, जिसको छीन लिया था भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, और वह आज भी लंदन में है। महाराजा हनुमंत सिंह, नाम सुना है? महाराजा हनुमंत सिंह, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं कि वो जोधपुर रियासत को किसमें मिलाना चाहते थे? पाकिस्तान में। जब उनको दिल्ली बुलाया जाता है तब उनके पास में क्या हुआ करती थी? पेन पिस्टल। दिखने में पेन लेकिन थी क्या वो? पिस्टल। तो यानी कि धीरे धीरे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे हथियारों की साइज धीरे धीरे क्या होती गई? छोटी। लेकिन ये तो पहला एज है, पूरा पाषाण काल। इस समय जो उपकरण रहे होंगे वो हाथों से ही निर्मित थे और बड़े बड़े थे। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि पूरा पाषाण काल वे टाइमिंग है जब मानव किसी जानवर का यदि शिकार भी करता था तो बड़ा सा कोई पत्थर उठाता और उस पर दे मारता, तो उस पत्थर से वो जानवर भी मर जाता, और वो पत्थर किसी अन्य पत्थर से भी टकराया तो आग उत्पन्न हो गई। तो पूरा पाषाण काल के अंदर किसका आविष्कार हो गया? आग का। ये क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि पूरा जो पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं या जो हथियार हैं, ये हथियार क्या कहलाते थे पूरा पाषाण काल के? तो पूरा पाषाण काल के जो हथियार थे इन्हें बोलते थे हस्तकुंठार। इंग्लिश में क्या बोलते थे? हैंड एक्सेस। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कि राजस्थान में हस्तकुंठार हैंड एक्सेस नामक हथियार की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है कि इनकी जो खोज है वो की थी आपकी C.A. हैकेट साहब ने। कब की थी? 1870 ईस्वी में। कहां से की थी? तो याद रखिएगा, जयपुर वे इंद्रगढ़ नामक स्थान से। और ये इंद्रगढ़ कहां है? बूंदी में। आप आरएसएसबी बोर्ड के पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो पूरा पाषाण काल से यदि क्वेश्चन आया है तो बस यही क्वेश्चन आया है केवल। या तो पूछेगा खोज किसने की थी, या फिर पूछेगा कहां से की थी, या फिर पूछ लेगा कब की थी। इसके अलावा यदि इस प्रकार के उपकरणों की हम और बात करते हैं तो इन्हीं उपकरणों की जो खोज है वो आपके सेनेट कार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1908 में की गई थी। और कहां से की गई थी? झालावाड़ से। यानी कि पूरा पाषाण काल के अंदर जो उपकरण, जो हथियार हुआ करते थे, उनके अवशेष हमारे राजस्थान में जिसने खोजे थे उनमें ये व्यक्ति शामिल हैं। जैसे हैकेट साहब है, 1870 के अंदर जयपुर और इंद्रगढ़ नामक स्थान से किस प्रकार के हथियार मिले थे? हस्तकुंठार, यानी कि हाथ से निर्मित है बड़े बड़े हथियार। फिर जैसे जैसे यहां पर आपने क्या पढ़ा? पाषाण काल का पहला भाग क्या है? पूरा पाषाण काल। इसका दूसरा भाग माइक्रोलिथिक एज क्यों कहलाया? क्योंकि यहां पर जो हथियार थे वो साइज में बड़े थे। फिर आगे चलकर जैसे जैसे मानव विकसित होता गया, हथियारों की साइज क्या होती गई? छोटी। माइक्रो क्या कहलाता है? बस छोटा भाग। तो छोटा जो उपकरण था वो किस एज में आया? मध्य पाषाण काल। इसीलिए इसका नाम है माइक्रो। तो आपके लिए राजस्थान के संदर्भ में कोई क्वेश्चन आएगा तो केवल ये आता है
ये आज तक नहीं पूछा गया है, और जो आज तक नहीं पूछा गया है ना वही आपके पूछा जाता है। ये तो परमानेंट है, आपके पूछा ही जा सकता है। लिखो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जस्ट पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। लिखूंगा ना? ना ना, स्थान से लिखूंगा, फिर स्थान से धीरे धीरे हम आपकी फेवरेट कालीबंगा तक चलेंगे। नहीं बिल्कुल, आप जो कमेंट कर रहे हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, चिंता मत करिए, ठीक है? आपको किसी और के कमेंट दिखाई नहीं देंगे। तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान में पूरा पाषाण काल के उपकरण या फिर हथियार हस्तकुंठार की खोज किसके द्वारा की गई और कहां से? लिख लिया? तो इसको तो याद कर ही लेना, जैसे भी करते हो। सीए हेकट 1870, हस्तकुंठार जयपुर वे इंद्रगढ़। चलो आगे। अब इस पूरा पाषाण काल को आप पढ़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में 3 एज में। कौन कौन सी 3 एज है पूरा पाषाण काल की? ऐसे दिमाग में पूरा डायग्राम रहना चाहिए। जैसे इतिहास के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर प्राग ऐतिहासिक के 2 भाग, एक पाषाण एज, एक है कोपर एज। फिर पाषाण एज के 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर राजस्थान के संदर्भ में पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में, उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल। लिख लिया ना? चलिए, पूरा पाषाण काल। इसको हम पढ़ते हैं तो भी हम इसको पढ़ते हैं 3 भागों में। पूरा पाषाण काल 3 पार्ट्स में। 3 भाग कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल। एक है आपके मध्य पूरा पाषाण काल, और एक तीसरा भाग है आपके उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें ध्यान रखना, ये मध्य पूरा पाषाण काल है, और ये जो है ये कौन सा है? केवल मध्य पाषाण काल, ठीक है? ये अलग है। अब यहां से हमारे राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ऐसे स्थान हैं जो इन काल से संबंधित रहे हैं। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, एक नदी है जिसका नाम है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी के क्षेत्र, गंभीरी नदी आप राजस्थान में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार की 2 नदियां पढ़ते हैं। एक तो है गंभीर, एक है गंभीरी। गंभीर जो नदी है वो तो बहती है आपके करौली में, लेकिन ये जो गंभीरी नदी है इसका उद्गम जहां से होता है वो जावेद की पहाड़ी एमपी से है। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो स्थल हैं
वो आपके एमपी में भी है। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? जावेद की पहाड़ी, एमपी से। और हमारे राजस्थान में एक नदी है प्रमुख। वैसे राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। चंबल की एक सहायक नदी है बनास। बनास की एक सहायक नदी है बेड़च। उस बेड़च की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी हमारे राजस्थान के अंदर किस जिले में बहती है? यस, आपको पता होगा हमारे राजस्थान का सिरमौर जिस किले को कहा जाता है वो है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ जिस दो नदियों के संगम पर है वो गंभीरी और कौन सी है? बेड़च। तो ये उसकी सहायक नदी है चित्तौड़ में। तो यानी कि चित्तौड़ के स्थल भी किसके हैं? निम्न पुरा पाषाण काल। यहां पर गंभीरी नदी के क्षेत्र हैं वो किस में आ जाएंगे? आपके निम्न पुरा पाषाण काल। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको यहां से आगा, जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा था लूणी नदी घाटी क्षेत्र, यहां पर लिख दे कि निम्न में से गंभीरी नदी क्षेत्र किस काल से संबंधित हैं, इस प्रकार से। इसके अलावा यहां पर आपको एक स्थान याद रखना है, कौन सा? डीडवाना। लेकिन डीडवाना के साथ में याद रखना है डीडवाना वे जायल, क्योंकि डीडवाना जो स्थान है ना वो निम्न पुरा पाषाण काल का भी है और वो मध्य पुरा पाषाण काल का भी है। क्योंकि डीडवाना से जो हमें उत्खनन में मिलेंगे वो इस काल से भी संबंधित है और किस काल से संबंधित है? मध्य पुरा पाषाण काल। जैसे आपको पता है हमारे यहां राजस्थान में एक स्थान है, कौन सा? गणेश्वर। अब आपको पूछा जाए कि निम्न में से गणेश्वर किससे संबंधित है, तो ये तांबे से भी संबंधित है और पत्थरों से भी संबंधित है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि गणेश्वर सभ्यता एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, क्योंकि वहां से तांबा तो मिला ही मिला है। साथ में आप देखेंगे कि गणेश्वर के अंदर जो मकान या जो बांध बने हुए हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं। और पूरी सभ्यता के अंदर बांध बनाने की कोई कला केवल जानते थे तो यहां के लोग जानते थे। इस प्रकार से डीडवाना इन दोनों में आता है, ठीक है। लेकिन सिंगल कभी नहीं पूछेगा, और पूछ भी लेगा कि डीडवाना निम्न में से किस काल का है, तो फिर ये तीनों ही ऑप्शन में नहीं आकर डायरेक्ट ये ऑप्शन में आएंगे। यहां से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, तो फिर आपको क्या टिक करना है? पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये स्थान। अब हम बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। तो मध्य पुरा पाषाण काल की हम बात करते हैं तो यहां पर जो नदी घाटी है वो है लूणी नदी घाटी क्षेत्र। इसके अलावा डीडवाना, इसके अलावा पोकरण, जैसलमेर। अब आपको यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? यहां से पूछेगा कि लूणी नदी घाटी क्षेत्र, डीडवाना निम्न में से किस काल से संबंधित हैं? तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि मध्य पुरा पाषाण काल ऑप्शन है तो करना है, वरना डायरेक्ट करना है पुरा पाषाण काल, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल की, तो उच्च पुरा पाषाण काल के अंदर जो स्थल आते हैं इसके अंदर एक तो है आपके, याद रखिएगा, चंबल नदी का क्षेत्र। चंबल नदी का क्षेत्र, चंबल नदी घाटी क्षेत्र। इसके अलावा इसके अंदर है आलनिया। आलनिया कहां पर है? आपके कोटा में। आलनिया कोटा में तो है। एक है आपके हरसोरा। हरसोरा आपके कहां पर है? अलवर के अंदर। एक है आपके सोहनपुरा क्षेत्र, जो कि है आपके सीकर। तो ये जो क्षेत्र हैं ये स्थान आपके किस काल के हैं? उच्च पुरा पाषाण काल। एक स्थान जो आप पढ़ते हैं ना, एक स्थान वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके बुड्ढा पुष्कर। बुड्ढा पुष्कर जो कि है अजमेर के अंदर। पुष्कर भी अजमेर में, बुड्ढा पुष्कर भी कहां पर है? आपके अजमेर। वो मध्य पुरा पाषाण काल का भी भाग है और किसका भाग है? उच्च पुरा पाषाण काल का भी। तो एक यहां पर आप और लिख लीजिएगा, बुड्ढा पुष्कर, अजमेर। ये स्थान है। अब केवल
इतना सा सुन लो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। या तो आपको ये डायरेक्ट नाम देके पूछेगा कि जैसे लूनी नदी घाटी क्षेत्र, डीडवाना और पोखरण किस काल से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो एक ही काल के स्थान है, तो फिर ऑप्शन में यही मिलेगा। लेकिन वो बिखरे हुए ऑप्शन दे आपको, जैसे यहां से इन्होंने डीडवाना ले लिया, जायल ले लिया, और साथ में यहां से बूढ़ा पुष्कर ले लिया, और आपको पूछ लिया कि डीडवाना, जाइल और बूढ़ा पुष्कर निम्न में से किस काल से संबंधित हैं, तो फिर यहां पर ये ऑप्शन में ना आके क्या ऑप्शन आएगा, पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। यहां से यदि कोई क्वेश्चन है ना, तो वो आपके डायरेक्ट स्थानों से क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मस्तीराम, ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, बिल्कुल रिकॉर्डेड चल रही है। और देखो कमेंट अब पढ़ रहा हूं मैं। हम्म। हाँ बिल्कुल, जैसे डीडवाना इन दोनों क्षेत्रों में है, वैसे बूढ़ा पुष्कर इन दोनों क्षेत्रों में आता है। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में मध्य पाषाण काल की। ठीक है, आज तक आप कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे ना, तो पूरा पाषाण काल से यदि कोई क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले तो यहां से क्वेश्चन, उसके बाद में फिर यहां से क्वेश्चन। आरपीसी ने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे थे जब तक आरएसएसबी बोर्ड नहीं आया। आरएसएसबी बोर्ड ने यहां से क्वेश्चन ऊपर से ना पूछ के अंदर से पूछना शुरू किया, जहां पर सबसे फेवरेट क्वेश्चन उसका ये है, सीए हैकट का। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वो ये देके पूछता है कि डीडवाना जाइल किस काल से हैं, या फिर लूनी नदी घाटी डीडवाना पोकरण किस काल के हैं। ये क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड ने ही पूछने शुरू किए थे, आरपीसी ने नहीं किए थे।
तो ये हो गया आपके कौन सा, पूरा पाषाण काल। अब हम चर्चा यहां से करते हैं जहां से हमारे लिए अगला क्वेश्चन बनता है राजस्थान में, वो है मध्य पाषाण काल से। आइए हेडिंग लगाइए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? हाँ, माइक्रोलिथिक एज। वो इसीलिए है क्योंकि मध्य पाषाण काल के अंदर छोटे या फिर छोटे उपकरण बोल सकते हैं, या फिर इसको इसी की लैंग्वेज में यदि एग्जामिनर पूछे तो वो हो जाएंगे आपके लघु पाषाण उपकरण। इसीलिए इस काल का क्या नाम रखा गया था? मध्य पाषाण काल। लघु पाषाण उपकरण जिन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो। इसीलिए इसका नाम क्या है? माइक्रोलिथिक एज। हमारे राजस्थान के कौन से स्थल हैं? तो हमारे राजस्थान के ऐसे स्थल जिनका संबंध मध्य पाषाण काल से रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपके बागोर। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल के अंदर पूरे भारत में दो ही स्थान खोजे गए थे। पूरे भारत के अंदर एक तो खोजा गया था आदमगढ़ और एक खोजा गया था बागोर। पूरे भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे छोटा कोई स्थल रहा है तो वो बागोर है। और मध्य पाषाण काल के अंदर किसकी जानकारी मिलती है हमें? हम यहां से यदि एक बार देखें तो हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल वे टाइमिंग है जब यहां पर मानव ना होकर आदि मानव था, जंगलों में निवास किया करता था, जानवर को मारकर डायरेक्ट उसका मांस भोजन के रूप में, और जो खाल है वो वस्त्र के रूप में यूज लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव आगे बढ़ा, यहां पर मानव जो है वो किस प्रकार का था? गुम्मकड़ प्रवृत्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा तो पहले तो वो अकेला था, फिर उसके साथ में उसकी फैमिली ऐड हुई, एक से वो दो हुए। दो हुए तो सिंपल सी बात है कि पशु को मारने से काम चला नहीं, तो पशु को पालना शुरू किया। तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल के अंदर किसकी शुरुआत होती है? पशुपालन की। और पशुपालन के साक्षी पूरे भारत में यदि कहीं से मिलते हैं तो वो दो ही जगहों से मिलते हैं। एक तो है आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और दूसरा बागोर जो कि आपके राजस्थान में है। ठीक है, अभी इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई। सर्वप्रथम कौन से पशु को पाला गया था? और ऑप्शन आ जाए आपके सामने गाय, दूसरा ऑप्शन आ जाए बैल, तीसरा ऑप्शन आ जाए फेवरेट कुत्ता, और चौथा ऑप्शन आ जाए ऊंट। ऐसा कभी आ जाएगा तो याद रखना है कुत्ता। तो एक तो स्थान कौन सा याद रखना है? बागोर। बागोर आज कहां है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। एक यदि और हम मध्य पाषाण काल के स्थल की हम हमारे राजस्थान में बात करते हैं तो एक है कौन सा? वो है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा, तलवाड़ा, तिजारा, बहुत सारे स्थान हैं ऐसे। ये तिलवाड़ा कहां है? तो ये अब वर्तमान के अंदर कहां है? बालोतरा में। और एक स्थान आपको याद रखना है कौन सा? सोजत। सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है ना? क्या उस पर जीआई टैग लगा है? लगा है? तो कितने अभी तक ऐसे हैं उत्पाद राजस्थान के जिन पर जीआई टैग लग चुका है? राजस्थान के कुल कितने उत्पाद हैं जिन पर जीआई टैग लग चुका है? 21।
5 तो अभी लगे थे ना, तो 16वां जिस पर लगा था वो सोजत की मेहंदी है। तो मध्य पाषाण काल के कौन से स्थल हैं? बागोर, तिलवाड़ा और सोजत। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उठाकर कि बागोर, तिलवाड़ा और सोजत निम्न में से किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। इसके अंदर डिटेल से हमें जिसको पढ़ना है वो कौन सा है? बागोर। पढ़ते हैं अभी, पहले ये लिखिए। हाँ, तिलवाड़ा जो कि लूनी नदी के किनारे है। जब नदियां पढ़ते हैं तो आपको लिखाते हैं स्पेशल, और तिलवाड़ा तो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा यहां से नहीं तो कला संस्कृति के हिसाब से एग्जाम में आता है, क्योंकि तिलवाड़ा में एक मेला भरता है। कौन सा? राव मलिनाथ पशु मेला, जो कि राजस्थान का सबसे कौन से माह में भरता है? अभी जो मैंने पूछा था ना कि राव मलिनाथ पशु मेला कहां भरता है, ये क्वेश्चन आरपीसी का है। आरएसएसबी बोर्ड का क्वेश्चन ये है कि ये कब भरता है। ये फर्क है दोनों में। तो कब भरता है? ऐसे मतलब गलती से ही बता दो। ऑनलाइन वाले भी बता दो। पार्वती, इसका जवाब आपको टेक्निकल टीम देगी, क्योंकि टेक्निकल टीम को पता है कि संडे को टेस्ट होता है। तो ऐसे कुछ आइडिया, वो राव मलिनाथ वाला। ये लिख लिया। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थल है बागोर, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बागोर, बागोर स्थल। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे ही जैसे जैसे मानव का विकास होगा, सभ्यता अपने आप आएगी, फिर वो सब कुछ लिखना सीख जाएगा। जैसे पहले हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल में पशु को मारता था, लेकिन आगे चलकर जब वो 2 हुए तो मारने के बजाय पशु को पालना शुरू किया। फिर आगे चलकर जब हम 2 और हमारे 8-10 हुए तो पशुपालन के साथ कृषि की शुरुआत हो गई। नव पाषाण काल में आप क्या पढ़ते हैं? कृषि की शुरुआत हो जाती है। बागोर स्थल देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है
कि ये जो बागोर स्थल है ये वर्तमान राजस्थान में किस जिले में आता है। तो आपको याद रखना है कि बागोर स्थल किस जिले में है, भीलवाड़ा। पहले भी भीलवाड़ा में था, अब भी भीलवाड़ा में है। क्या भीलवाड़ा से अलग होकर कोई जिला बना है क्या अभी, या नहीं बना है? हाँ, याद रखना कौन सा बना है, शाहपुरा। भीलवाड़ा की खास बात है, भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में था, अब ये किस संभाग में है, उदयपुर संभाग में। ये है नया जीके। क्या पूछते हैं ना कि सर नए जीके में क्या पूछेगा, तो वो पूछेगा भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में था, अब किस संभाग में आ गया, उदयपुर संभाग में, बस। बाकी बागोर वही है। दूसरा क्वेश्चन है कि बागोर जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है वो है कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी है, कोठारी नदी। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है मूलतः, बनास की। और बनास किसकी है, चंबल। चंबल किसकी है, यमुना की। यमुना किसकी है, और गंगा जाकर कहां गिरती है, मतलब ऐसा डायरेक्ट आ जाए तो कोठारी किसका है, ऐसे लाइन लाइन याद करवा दूंगा, चिंता मत करो, कहां जाएगा। तो कहां है भीलवाड़ा नदी, कौन सी है, कोठारी नदी। अच्छा, कोई भी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो वो किसी नदी के किनारे क्यों पढ़ते हैं, ये क्या मैं हर स्थान पढ़ते हैं तो नदी जरूर लिखते हैं, ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहां पर लोग रहते थे तो उनके पानी की व्यवस्था के लिए कोई ना कोई आसपास में से नदी गुजरा करती थी। जैसे आप जिस जिले से आते हैं ना, तो आपके आसपास से कोई ना कोई नदी जरूर गुजरती है। आसपास का मतलब ये नहीं सर मेरे घर के पास में नहीं गुजरती है। गुजर सकती, कौन सी? अच्छा, अच्छा ये नाला ये ना अमानिसा का नाला, दरियावती नदी है ये आपके दूसरी बात देखो, तो बागोर स्थल भीलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी के किनारे है। अगली बात है इसके खोज और उत्खनन। खोज वे उत्खनन, कभी कभी ऐसे पढ़ते पढ़ते दिमाग में नहीं आता है ये कि खोज और उत्खनन ये मतलब क्या है, शब्दावली नहीं आती कभी, खोज उत्खनन क्या है ये खोज जैसे पढ़ते हैं आपके, खोज इसने की, उत्खनन इसने किया, ये क्या है, खोज उत्खनन क्या है? यस, तो पहली बार इस स्थान को खोजना और उसके बाद में उस स्थान पर कुछ उत्खनन कार्य करना कि कौन कौन से अवशेष मिलेंगे। लेकिन बागोर स्थल की खोज व उत्खनन का जो कार्य है ये हुआ था 1967 से लेकर 69 तक, और करने वाले दो व्यक्ति थे। एक का नाम तो था, शॉर्ट में लिख देता हूं, VN मिश्र, यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र, और इसके साथ में थे लेस्निक। और ये लेस्निक जो बंदा है ये जर्मनी का है, ये इसका सहयोगी था। और फिर यहां से उत्खनन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागोर स्थल से जो उत्खनन का कार्य हुआ है वो कितने स्तरों में किया गया है। बागोर स्थल से, आजकल ये क्वेश्चन एक नया आया है ना, आरएसएसबी बोर्ड ने उठा के फेंक दिया था कि कालीबंगा के उत्खनन का कार्य कुल कितने स्तरों में हुआ। ये आरएसएसबी बोर्ड ने ही पहली बार क्वेश्चन पूछा है, और कितने स्तरों में हुआ, 5 स्तरों में। ये आरएसएसबी बोर्ड ने पूछा, और जस्ट इसके बाद में आरपीसी ने अपने एग्जाम में पूछ लिया कि कालीबंगा जो है इसका उत्खनन कितने स्तरों में हुआ था, तो 5। उसी प्रकार बागोर जो स्थल है इसका जो उत्खनन है वो कितने स्तरों में हुआ है, 3 स्तरों में। कितने स्तरों में हुआ है, 3 स्तरों में। 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो एक तो है मध्य पाषाण काल, एक है ताम्र पाषाण काल, और एक है लोहे युगीन। क्योंकि यहां से अभी हम पढ़ेंगे कि यहां से हमें लोहे के उपकरण भी मिले हैं, यहां से हमें 5 तांबे की सुइयां मिली है। सुई जानते हैं, सुई, कपड़े को बुनने वाली सुई जिसके पीछे धागा बांधा जाता है, हाँ जानते हैं आप, अरे वाह, तो फिर ठीक है, जानते हैं। तो 3 स्तर याद रखनी है इसके उत्खनन का कार्य। ये जो बागोर स्थल है
याद रखिएगा, इसे कहा जाता है आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि बागोर वह स्थल है जहां से हमारे यहां राजस्थान नहीं बल्कि भारत की भी हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। बाकी यदि हम चर्चा करें कि इस बागोर से हमें मिला क्या क्या है, तो देखिए, बागोर से प्राप्त साक्ष्य या फिर अवशेष क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, यहां से हमें मिस्र मिस्र सबसे पहले याद रखिएगा, पशुपालन के साक्षी। लेकिन आगे एक शब्द लिख देते हैं, सर्वप्रथम। सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य यदि हमारे राजस्थान में कहीं से मिले हैं तो वो है आपके कौन सा? बागोर। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, यहां से जो हमें मिला है उसमें आप देखेंगे कि यहां से 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ये सबसे यूनिक बात है जो और कहीं नहीं मिलती है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना कृषि का टॉपिक, तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि कृषि विभाग द्वारा राजस्थान को 14 कृषि मिट्टियों के आधार पर बांटा गया है। हाँ, तो उसी प्रकार को रिलेटेड करते क्वेश्चन पूछता है आपको कि राजस्थान का वह स्थल जहां से 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो है आपके कौन सा? बागोर स्थल। दूसरा ये। तीसरी यहां से यदि हम जानकारी, तो वो है यहां से याद रखिएगा 5 तांबे की सुइयां मिली है। सुई जानते ना, सुई धागे वाली वही। और उसके अलावा यहां से हमें मिला है आपके आटा चक्की मिली है। क्या मिली है? आटा चक्की जानते हैं? ये मशीन वाली नहीं, उसमें लाइट में लगे खटका चालू कर दे। यस, हाथ से जो होती है ना आटा चक्की, वो। और यहीं से हमें मिला है सील बट्टा। ये क्या होता है? सील बट्टा क्या होता है? हाँ, जानते हैं? वो पत्थर होता है ना। अच्छा, उसमें भी दो पत्थर होते हैं, एक तो वहां नीचे रखा होता है, एक हाथ में होता है। वो जो नीचे रखा है ना, वो है ये सील बट्टा चटनी। हाँ, सिलबट्टा। सही है। हाँ? और इसके अलावा यहां पर आपको याद रखने हैं कि 5 कंकाल तंत्र मिले। 5 क्या मिले हैं यहां से? कंकाल तंत्र। बस ये उतार लीजिए। हाँ सुभाष, वो 10th वाली बुक में ना, वो थोड़ा सा संशोधित भाग है, क्योंकि कहीं पर 1526 है तो कहीं पर 1536 है। ठीक है। हाँ, मिर्चा पीसने वाला। ठीक है बेचारा, जाओ उठो।
लिख लिया? सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य, और एक वो याद रखना आदिम संस्कृति का संग्रहालय। फिर मुझे इसे एक क्वेश्चन याद आ गया आपके लिए। ऐसी राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो आदिम जनजाति के समूह में शामिल है? वो भी तो है ना, कोई ऐसा है क्या आदिम? सहरिया जनजाति कौन सी है? और अभी हाल ही में 15 जनवरी 2024 को इस सहरिया जनजाति को कौन सी योजना में शामिल किया गया है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं सामान्य ज्ञान की, क्योंकि वो आपके सिलेबस में होता है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना, कौन सी योजना है कोई ऐसी? ठीक है, चलिए लिख लिया। तो बागोर से जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना सबसे ज्यादा, तो वो नदी और स्थान है पहली बात तो। ठीक है, इसके बाद में यदि कोई क्वेश्चन आ जाए आरएसएसबी बोर्ड का, तो वो पूछेगा कि बागोर स्थल जो कि राजस्थान के वर्तमान भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है, खोज वीएन मिश्र ने की थी। निम्न में से जर्मन के कौन से व्यक्ति इनके सहयोगी बने थे? तो याद रखना है लेस्निक। ऐसा क्वेश्चन बनाता है वो, याद रखिएगा। या फिर केवल आपको इतना पूछ लेगा कि जर्मन के प्रसिद्ध व्यक्ति लेस्निक का संबंध राजस्थान के कौन से स्थल से रहा है? बागोर से। या फिर आपके सामने आदिम संस्कृति का संग्रहालय, और जैसा कि सबसे ज्यादा चर्चा में ये कि उत्खनन कुल कितने स्तरों में हुआ, और बाकी यही आपके आटा चक्की तो आएगी, और भी आएगी कहीं पर। चलो, जो यूनिक बात होती है ना वही पूछता है, जो सब जगह मिलेंगे ना उनसे नहीं पूछे। अब ये 5 कंकाल तंत्र आपको नहीं पूछेगा, और लिखना भी नहीं चाहिए मुझे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राखलदास बनर्जी। पता है, दो ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप बनाया गया था दयाराम शाहनी का, ठीक है, और एक ग्रुप बनाया गया था राखलदास बनर्जी का। मार्शल ने बनाया था ना, और इन दोनों को आदेश दिया कि आप भारत में जगह जगह घूमिए, और जहां जहां से कोई अवशेष मिल रहे हैं, कोई साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उनको इकट्ठा करिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए और कीजिए कि ये स्थल मिला है। तो इन दोनों में सबसे पहले सफलता किसे हाथ लगी थी? 1921 में दयाराम साहनी ने एक स्थान खोज लिया था रावी नदी के किनारे, कौन सा? हड़प्पा। उसको मिला नहीं था, उस बंदे ने दिमाग लगाया। इस बंदे को क्या है कि ऐसा कोई एक टीला मिला जहां पर केवल और केवल क्या थे? कंकाल ही कंकाल थे। क्या थे? कंकाल ही कंकाल। और तो यानी कि इसको तो क्या मिला था? मृतकों का कोई टीला मिला था जहां पर कंकाल ही कंकाल। अब ये जाकर जॉन मार्शल को ये तो कैसे बताए भाई? इसने तो बताया कि बधाई हो हमारे हड़प्पा हुई है। अब ये जाकर ऐसे कैसे कहे कि चलो बधाई हमारे मृतकों का टीला हुआ है? इस बंदे ने दिमाग लगाया। इसने जो मरा है ना, इसका नाम तो रख दिया मोहन, कि जो मरा है उसका नाम क्या है? मोहन। और टीले को क्या बोलते हैं हम? दड़ो। और इसने इस बीच में एक नाम लगा दिया, और कौन सा? और जाकर कहा बधाई हो मोहन जोदाड़ो हुआ है। और वहां पर था क्या? केवल मृतकों का टीला। तो आप राखलदास बनर्जी मत बनो कि ठीक है ये मोहन जोदाड़ा। अक्सर पूछता है ना मोहन जोदाड़ा का दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला है ये।
तो यहां पर कौन सा है, यहां पर आदिम संस्कृति का संग्रहालय और इसके अलावा पशुपालन के साक्ष्य, और ये एक यूनिक बात है जो और कहीं नहीं मिलती है, 14 प्रकार की कृषि। चलिए आगे, यानी कि हम कहां तक आ गए, हम पहुंच गए हैं मध्य पाषाण काल। अब चर्चा है किसकी, बधाई हो, हमारे राजस्थान में नवपाषाण काल आया ही नहीं। हमारे राजस्थान में डायरेक्ट मध्य पाषाण काल से तांबा आया, बीच में ये स्केप है, तो नहीं पढ़ना बस। अच्छा हुआ सारे स्केप हो जाता, नहीं डायरेक्ट तांबा ही मिलता। तो याद रखिएगा, नवपाषाण काल का हमारे राजस्थान में कोई स्थल नहीं है। जले हुए चावल के साक्ष्य, हाँ वैसे देखो मूलतः जले हुए चावल के साक्ष्य की हम बात करते हैं तो वो मिलते हैं कालीबंगा से, हाँ क्योंकि जले हुए चावल जो है वो कैसे हो जाते हैं, काले, कालीबंगा। ट्रिक नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं ट्रिक ऊपर ले आप। चलो आगे, अब हम बात करते हैं फिर यहां से आगे, तो वो हमारे सामने अगला जो काल आता है वो कौन सा है, हेडिंग डालिए ताम्र पाषाण काल। कौन सा है, ताम्र पाषाण काल। और राजस्थान में यदि हम ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं तो कौन कौन से स्थल हैं हमारे सामने, देखिए बड़े दौर पर यदि हम चर्चा करेंगे तो एक तो है गणेश्वर, एक है आपके आहड़, एक है आपके बालाथल, एक है आपके ओजियाना, एक है आपके गिलुंड। ये जो स्थान है ये आपके कौन से है, ताम्र पाषाण काल के। तो हेडिंग डालिए ताम्र पाषाण काल और ये नाम लिख लीजिए। करवा देंगे, चिंता मत करो, पूरी करवा देंगे। अभी तो हिस्ट्री की क्लास ही 2 हुई है। और पढ़ लेंगे, एक और लिख लो, ये लो, जोधपुरा स्थल, जोधपुरा स्थल, ये भी लिखो एक ना। यस, जोधपुरा स्थल जो अब वर्तमान के अंदर कहां है, कोटपुतली बहरोड में। लिखो ये 6 लिख लो बस, गणेश्वर, आहड़, बालाथल, ओजियाना, गिलुंड और जोधपुरा। अब देखो यदि यहां से कोई क्वेश्चन पूछे ना एग्जामिनर, तो वो आपको इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि जोधपुरा, गिलुंड और बालाथल निम्न में से किस काल के स्थल हैं, ताम्रपाषाण काल के, इतना सा क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सुभाष सर, आप किसी बेस में ज्यादा पढ़ाते हैं और किसी में कम पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ये केवल फर्क है, वो आपको इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि कोई बात यदि मैं यहां इस बेच में हिस्ट्री में नहीं बता रहा हूं तो वो कल्चर में बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि तीनों ही मैं पढ़ाता हूं ना,
तो मुझे पता है कौन सी बात कहां पर किस प्रकार से लिखानी है, इसलिए आप निश्चित रहिए। चलिए, कौन सी कोठा में? ओ जी हाँ ना, कहा देखो, ये कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना में। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। बालाथल कहाँ है? वल्लभ नगर तहसील उदयपुर में। ओजियाना है बदनौर में, और बदनौर वर्तमान में है ब्यावर जिले में। ओजियाना कहाँ है? ब्यावर जिले में। और गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। इसको लेकर मतभेद था क्या आपके? नो मतभेद। ओजियाना फॉर बदनौर। बदनौर पहले भीलवाड़ा का भाग था, वर्तमान के अंदर किस जिले का भाग है? ब्यावर का। चलिए हेडिंग डालिए। इसमें से सबसे पहले जो स्थल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके कौन सा? गणेश्वर। सबसे इंपॉर्टेंट स्थल। गणेश्वर देखो, इसकी हम बात करते हैं गणेश्वर की, तो गणेश्वर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो पहला है कि गणेश्वर स्थल कहां है? गणेश्वर स्थल कहां है? तो पहले भी ये कहां पर था? नीम का थाना। आज भी ये नीम का थाना में ही है, लेकिन पहले नीम का थाना सीकर जिले में था। पहले भी आप बिल्कुल ऐसा ही पढ़ते थे कि गणेश्वर स्थल नीम का थाना सीकर। अब सीकर को काट दो, केवल क्या बचा? बस। दूसरी बात, ये जो गणेश्वर स्थल है कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है, कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर और जाकर समाप्त कहां होती है? स्थान कौन सा है? स्थान स्थान झुंझुनू तो जिला। स्थान मुंड्रेला। खंडेला मुंड्रेला लाला। खंडेला। कब तक याद करोगे? 5 दिन हो गए। ठीक है, चलो तो कहां है नीम का थाना? नदी कौन सी हो गई? कांतली। अगली बात है गणेश्वर सभ्यता की खोज। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल का मतलब पूरा नाम तो है रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। और इन्होंने ये जो खोज है ये की थी 1972 में। 1972 के अंदर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात है उत्खनन का कार्य। और यहां पर जो उत्खनन का कार्य हुआ है वो 1977 टू 78 के मध्य, और करने वाले व्यक्ति ही यही है, आर.सी. अग्रवाल है, और इसके साथ में एक बंदा और है, वो है विजय कुमार। इन दोनों ने मिलकर ये उत्खनन का कार्य किया था गणेश्वर स्थल का, ठीक है। अगली हम बात करते हैं कि ये जो गणेश्वर स्थल है ये किस समय का है? कई बार इसका समय पूछ लेता है। 2800 BC, ये मैं पूछ रहा था। हाँ, मुंड्रेला सही है। हाँ, बीसी मतलब, तो ये फेसबुक वाला बीसी नहीं है। एक तो फेसबुक पर चिपका देते ना बीसी, ये वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको वहां से जोड़ दे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा फिर। देखो, दिमाग में तो वही रहता है ना अक्सर भाई, हमारे जो दिमाग में रहता है वही चलता है। देखो क्या है, आज यदि हम सन की बात करते हैं तो आज कौन सा सन चल रहा है?
2024 ईस्वी। हाँ, ईस्वी को बोलते हैं इंग्लिश में एडी, एनो डोमिनी। इससे पहले सिंपल सी बात है 2023 रहा होगा। हाँ, इससे पहले 2022 रहा है, इससे पहले 2000 रहा है, कभी 1000 भी रहा है। मतलब ये जो ईस्वी वाला कैलेंडर आप पढ़ते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इसकी जो शुरुआत है वो तब हुई है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो कैलेंडर है उसे आप पढ़ते हैं ईस्वी में। तो फिर ईसा मसीह का जन्म हम मान लेते हैं एक। टाइमिंग कौन सा है ये? एक। फिर इसी प्रकार 2 साल, फिर 3, फिर 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने तक पहुंच गए हैं अभी तक? 2024। लेकिन सिंपल सी बात है, दुनिया तो ईसा मसीह के जन्म से पहले भी हुआ करती थी। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात है। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 563 साल बाकी थे तब जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। इसीलिए आप पढ़ते हैं ना भाई, ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 563 साल बाकी थे तब किसका जन्म हो गया था? गौतम बुद्ध का। तो इसको कैसे लिखेंगे? ईसा के जन्म से पूर्व, यानी कि ईसा पूर्वी। ईसा के जन्म से पूर्व। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि 563 ईसा पूर्वी। इस ईसा पूर्वी को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी। इसलिए आप ये भी तो पढ़ते हैं कि ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 1750 वर्ष बाकी थे तब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था। इसलिए आप पढ़ते हैं 1750 ईसा पूर्वी, यानी कि बीसी। पढ़ते हैं। आप ये भी पढ़ते हैं कि ईसा मसीह को जन्म लेने में जब 2800 साल बाकी थे तब हमारे राजस्थान में एक सभ्यता आ चुकी थी जिसका नाम है गणेश्वर। आई? अब आप देखते हैं तो कैलेंडर को देखिए, इधर से तो आप, है ना, तो बढ़ता हुआ क्रम है। 1 के बाद में 2 साल आया, 23 के बाद में 24 आया, 24 के बाद में कौन सा आएगा? 25वां। लेकिन इधर देखेंगे तो घटता हुआ क्रम है। देख रहे हैं आप? 500, फिर क्या आएगा? देख रहे हैं? अरे भाई इधर से देखो ना, ऐसे घटता हुआ क्रम है ना। पहले क्या है? 2800, फिर 1750, फिर 563। इधर से आप देखेंगे, देखो ऐसे बढ़ता हुआ क्रम है। इसीलिए आप कभी लिखते हैं कि जैसे सपोज देन कालीबंगा सभ्यता का टाइमिंग क्या रहा है? 2350 से लेकर 1750 बीसी, यानी कि इस टाइमिंग में है। ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में। जबकि ये कौन सा है? बढ़ता हुआ क्रम। ये है बीसी और कौन सा? एडी। ज्यादा लोड नहीं लेना है, ये ऐसे सामान्य ज्ञान के लिए था। एग्जाम में नहीं आता है कि बीसी का मतलब क्या है। वहां यदि आ भी जाए, क्यों ऐसा पूछ क्यों रहा है फिर वो? तो गणेश्वर जो सभ्यता है इसका समय क्या है? इसका समय क्या है? 2800 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी। याद रखिएगा, गणेश्वर जो स्थल है इसे बोलते हैं, इनके उपनाम की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिए, एक तो इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में यदि कहीं से तांबा भेजा जाता था तो वो स्थान कौन सा है? गणेश्वर। क्वेश्चन को सुनना, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जिस स्थान से भेजा जाता था वो है गणेश्वर। लेकिन जब गणेश्वर में तांबे की कमी होती तो कौन से स्थान से तांबा आता था? यह क्वेश्चन पूछा था आरएसएसबी ने कि गणेश्वर स्थल को तांबे की आपूर्ति कहां से होती है। और ऑप्शन नंबर 1 दे देता हूं मैं, चिंता मत करो, बहुत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 था सिक्कर, ऑप्शन नंबर बी था कोहलण, तीसरा ऑप्शन है बिंदासर,
चौथा ऑप्शन है मीरा का नांगल। कि गणेश्वर स्थल में तांबे की आपूर्ति निम्न में से कौन से स्थान से हुआ करती थी? वह है कोहलण। कोहलण नामक स्थान जो कि खेतड़ी के पास है। खेतड़ी कहां है? हाँ बताओ, ऑनलाइन वाला बताओ, खेतड़ी कहां है? हाँ? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, गणेश्वर स्थल को। इसी से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा भेजा जाता था, इसीलिए इसे बोलते हैं ताम्र संचयी संस्कृति वाली सभ्यता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो इनका सामान्य परिचय हो गया कि किस प्रकार से क्या है। अब हम यदि यहां चर्चा करें एक बार थोड़ी सी कि यहां से मिला क्या है, यानी कि साक्ष्य, अवशेष या फिर जानकारी यहां से किस प्रकार से मिलती है। देखिए, गणेश्वर से तो सबसे पहली बात है कि गणेश्वर के अंदर जो भी हमें तांबा मिल रहा है ना, वो सबसे पहली बात तो यह है कि 99% क्या है? शुद्ध तांबा। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। 98 से एक क्वेश्चन होता है और 99 से ही एक क्वेश्चन होता है। नहीं समझे ना? क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जहां से 98% NaCl प्राप्त होता है? तो 98% नमक कहां से प्राप्त होता है? नमक जिसमें NaCl की मात्रा होती है, सोडियम क्लोराइड की। ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि राजस्थान का वह स्थल जहां से 99% शुद्ध तांबा मिला है, तो वो है गणेश्वर। और 98% NaCl जहां से मिला है वो है आपके पंचभद्रा झील। कौन सी झील है? पंचभद्रा झील कहां है? तो याद रखना है बालोतरा में। अब कहां है? बालोतरा, ये नया। ठीक है, तो 99% क्या है? शुद्ध तांबा। इसके अलावा देखिए, गणेश्वर से हमें जो मकान या जो बांध मिला है ना, ये सारे सारे पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पत्थरों से निर्मित है। यानी कि तांबा और पाषाण दोनों, इसीलिए ये कौन सा स्थान है? ताम्र पाषाण काल का स्थल है। तांबा भी है और क्या है? पत्थर भी। अभी आपके ईओआरओ के ही पेपर में शायद पूछा गया होगा या फिर किसी अन्य एग्जाम में। आरएसएस भी बोर्ड ने ही पूछा था, तो मतलब ईओआरओ में तो नहीं पूछा, कि वो तो आरपीसी करवाती है ना गलती से। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्न में से वह स्थान जहां से ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो याद रखिएगा उसमें ऑप्शन था कौन सा? गणेश्वर। ये एक नोट करके बात आपको विशेष तौर पर, क्योंकि यहां पर केवल किसकी जानकारी है? पत्थरों की। मकान भी पत्थरों से बने हुए हैं और बांध भी किससे बने हुए हैं? पत्थरों से। यानी कि आप लिखेंगे ईंटों की जानकारी नहीं मिलती है। कहां से? तो याद रखिएगा गणेश्वर से। यहां से ईंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तांबा मिल गया और क्या मिल गया? मकान वे बांध। इसके अलावा देखो, इसके अलावा यहां से हमें जो बाणाग्रह है ना,
ये बाणाग्रे भी तांबे से बने हुए मिले थे। बाणाग्रे का मतलब, हाँ, ये जैसे तीर जो आपके जीवन में आते रहते हैं अक्सर, उड़ते हुए तीर आते हैं कभी तो ये जो तीर का आगे वाला भाग है ना, इसे क्या बोलते हैं, बाणाग्रे। और ये बाणाग्रे भी किससे बना हुआ है, तांबे से, याद रखना है। तो बाणाग्रे तांबे से निर्मित। इसके अलावा तब कुल्हाड़ी मिली है, वो भी किससे निर्मित है, तांबे से। लेकिन सबसे जो यूनिक है वो है ये कि यहां से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है। अब मछली पकड़ने का यहां पर कांटा मिला है, ये तो मिलना ही था क्योंकि यहां पर बांध है। बांध है, मछली पकड़ने का कांटा है, तो मछली है। और मछली पकड़ने का कांटा है, मछली पकड़ते हैं और खाते हैं, मतलब यहां के लोग मांसाहारी भी थे। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि सारे ही लोग मांसाहारी थे, हो सकता है कुछ लोग शाकाहारी भी थे, इसीलिए यहाँ के लोग सर्वाहारी थे। हाँ, और शाकाहारी शब्द तो अभी पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि पश्चिम राजस्थान में एक ऐसा जिला है जहां से डायनासोर मिला है, लेकिन वो भी शाकाहारी। डायनासोर भी शाकाहारी हो सकता है, ये हमने बताया पूरे देश को। कहां से मिले हैं, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले से शाकाहारी डायनासोर के अवशेष खोजे गए हैं, जैसलमेर से। इससे पहले भी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में आया था जब वहां से जुरेसिक युग के साक्ष्य मिले थे, तो वो भी उधर से ही है, जैसलमेर से। हाँ, ताम्रयुगीन सभ्यता की झन्नी कहा जाता है, बिल्कुल लिखा। तो मछली पकड़ने का क्या मिला है, कांटा। यहां से हमें हारपून नामक हथियार मिला है। अब ये हारपून नामक हथियार क्या है, हारपून नामक हथियार का उपयोग करते हैं आप बड़े जलीय जीवों को मारने में। मारने में। इसके अलावा हमें यहां से 6 प्रकार के मर्दभांड मिले हैं, जिसे बोला गया है, पहले ये बताओ मर्दभांड क्या होता है। मर्दभांड, मर्दभांड होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन। जैसे सर्वाधिक मर्दभांड हमें कहां पर मिलेंगे, वो मिलेंगे आहड़ नामक स्थल से, जहां पर लाल और काले, इसीलिए काले वे लाल मर्दभांडों वाली सभ्यता कहते हैं आहड़ को, क्योंकि वहां से जो मर्दभांड मिट्टी के बर्तन मिलेंगे वो लाल भी हैं और काले भी हैं। देखें कभी आपने से, आप अमेरिका से आए हैं क्या। तो इन मर्दभांडों को क्या कहा गया है वो लिख लो बस। कर्पस वर्णी, 6 प्रकार के क्या मिले हैं, मर्दभांड। यहां से यदि कोई ज्यादातर क्वेश्चन आया है तो बस मछली पकड़ने का कांटा याद रखना है। इस पूरे सेगमेंट से यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है केवल। यहां से उपनाम क्या है, समय क्या है, उत्खनन, ये लिख लिया आप सबने। ये लिखो एक बार, पहले ये लिख लो, फिर अगला पेज लिख लो। ये लिखो,
होगी, एक क्लास और भी होगी, ठीक है, जल्दी होगी। नेक्स्ट वीक होगी, ठीक है। आगे बढ़ूं? हम्म, ये लिखो फिर। लिख लिया? ये लिख लिया? चलिए अब आप हेडिंग लगाइए एक और स्थान जो कि आपके ताम्रपाषाण काल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके आहड़। हेडिंग डालिए आहड़ स्थल या फिर आहड़ सभ्यता। हाँ, इनको बोलते हैं 6 प्रकार के जो मर्दभांड मिले ना, इनको, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलें आगे। तो बस ये गणेश्वर है, इतनी बातें होती है गणेश्वर सभ्यता की। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके एक तो उपनाम से याद रखिएगा, ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता या ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। एक आप नोट करके लिखिएगा जो आखिरी में आपको बोला था, लिखिए, लगाइए नोट और लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कहां से होती थी? गणेश्वर से, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि गणेश्वर में अतिरिक्त तांबा कहां से भेजा जाता था? कोल्हण से।
हाँ, गुरदीप सिंह, ये आपको टीम बताएगी। हाँ, हाँ, कौन सा? चलो, ये अच्छी बात है, फिर तो गणेश्वर बताना। चलो, अब आप हेडिंग डालिए, दूसरा ताम्रपाषाण कालीन स्थल जिसका नाम है आहड़। आहड़ स्थल। आहड़ स्थल। सबसे पहली बात, ये आहड़ स्थल कहाँ है? ये जहां पर था पहले, उसी जिले में आज है ये। आहड़ स्थल जहां है वो जिला है आपके उदयपुर। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि आहड़ स्थल आपके कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है। दूसरी बात, आहड़ जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, आयड़। आयड़ कभी ऑप्शन में नहीं आए तो इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? बेड़च। और ये किसकी सहायक है? बनास की सहायक। किसकी सहायक नदी है? बनास की। इसीलिए आरएसएस भी बोर्ड का एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि निम्न में से राजस्थान का वह स्थल जिसे बनास संस्कृति वाली सभ्यता कहा जाता है, या फिर पूछा जाता है आहड़ क्यों प्रसिद्ध है बनास संस्कृति वाली सभ्यता। ये क्या बात है, इसको समझिए। देखिए, आहड़ स्थल स्वयं किस नदी के किनारे है? आयड़। आयड़ किसकी है? बनास की। आगे हम अभी पढ़ेंगे कि आहड़ स्थल के बहुत सारे अन्य केंद्र हैं, जिसके अंदर सबसे पहले गिलुंड आएगा। गिलुंड स्वयं बनास नदी के किनारे है। आगे स्थान आएगा बालाथल। बालाथल स्वयं बेड़च नदी के किनारे है। यानी कि आहड़ और आहड़ के जो अन्य केंद्र हैं वो या तो बनास या फिर बनास की सहायक नदियों के किनारे होने के कारण आहड़ स्थल को क्या कहा गया है? बनास संस्कृति वाली सभ्यता। और मैं आपसे पूछ लूं कि आहड़ स्थल को यह नाम किसने दिया है? बनास संस्कृति वाली सभ्यता। तो यह नाम दिया है एच.डी. सांखलिया ने, हसमुख धीरजलाल सांखलिया जिनका पूरा नाम है। आगे लिखूंगा। अगली बात, ये जो आहड़ है, इस आहड़ का स्थानीय नाम क्या है? तो आहड़ का स्थानीय नाम है, याद रखिएगा, धुलकोट। क्या है? धुलकोट, मिट्टी का टिल्ला। धूल होते हैं, धूल, धूड़ धूड़। और इसी आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसी आहड़ का प्राचीन नाम होता है आघाटपुर। आघाटपुर। इसी आहड़ स्थल का उपनाम क्या है? इसे बोलते हैं ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। उसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, इसे ताम्रवती नगरी। उसे ताम्र संचयी संस्कृति, और इसे ताम्रवती नगरी। वाह, क्यों? क्यों गणेश्वर को ताम्र संचयी संस्कृति बोलते हैं और क्यों इसको ताम्रवती नगरी बोलते हैं? दोनों, इसको भी उसको भी बोल देते ताम्रवती नगरी, गणेश्वर में क्या दिक्कत थी? ठीक ही तो था सब कुछ। या यदि इसको हम यहां लिख दे ताम्र संचय संस्कृति, तो क्या दिक्कत है? तांबा तो है ही। सबसे पहले तांबा मिला गणेश्वर से, इसीलिए उसे बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा सप्लाई उसी से हुआ करता था, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? ताम्र संचयी संस्कृति। और इसको ताम्रवती नगरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सर्वाधिक तांबा इधर ही है, भेजा कहीं नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि आहड़ स्थल के अंदर जो मुख्य व्यवसाय था वो प्रमुख रूप से तांबा गलाने का ही कार्य था।
ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान का वह स्थान जहां के मुख्य लोगों का व्यवसाय तांबा गलाने का कार्य रहा है, तो वो कौन सा स्थल है? याद रखिएगा, आहड़ स्थल। ठीक है, तो स्थानीय नाम हो गया, प्राचीन नाम हो गया, और इसका उपनाम हो गया ताम्रवती नगरी। इसके अलावा याद रखिएगा, आहड़ स्थल को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति वाली सभ्यता। क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आहड़ या फिर आहड़ के जो अन्य केंद्र हैं वो या तो बनास या फिर बनास की सहायक नदियों के किनारे हैं, इसीलिए से क्या कहा गया है आहड़ स्थल को? बनास संस्कृति वाली सभ्यता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अगली बात है वो है आहड़ स्थल की खोज। तो याद रखिएगा, आहड़ स्थल की जो खोज है वो हुई है आपके 1953 के अंदर, और किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। अगली बात, यदि आपको पूछा जाए उत्खनन, तो याद रखिएगा, उत्खनन के कार्य में यदि आप चर्चा करेंगे तो 1956 में जिसने उत्खनन किया था उसका नाम तो है आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जिसका पूरा नाम है। लेकिन याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि आहड़ स्थल का सर्वाधिक उत्खनन का कार्य किसने किया, तो सर्वाधिक जो उत्खनन का कार्य है वो 1961 के अंदर जिसने किया था वो है आपके HD सांखड़िया, यानी कि पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल सांखड़िया। ठीक है, आप केवल HD सांखड़िया याद रखिएगा। ये कौन थे? तो याद रखिएगा, ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर। ठीक है, तो ये आपकी खोज हो गई, ये आपके उत्खनन का कार्य, और ये आपके क्या हो गया? सर्वाधिक उत्खनन। ठीक है, हाँ, यहां पर एक अच्छा सा यूनिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि HD सांखड़िया ने जब आहड़ स्थल का सर्वाधिक या पुण्य उत्खनन किया तो इसका सहयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका जो सहयोग है वो एक तो दक्कन विश्वविद्यालय ने किया था। ये दक्कन विश्वविद्यालय कहां है? दक्कन विश्वविद्यालय कहां है भाई? और दूसरा मेलबर्न विश्वविद्यालय कहां है? तो मेलबर्न विश्वविद्यालय तो है ऑस्ट्रेलिया में, और दक्कन विश्वविद्यालय कहां है? ये लिखो आप, ये इसका परिचय लिखो, फिर हम ये लिखेंगे कि आहड़ सभ्यता से हमें क्या क्या मिला है। क्या हुआ? अच्छा, सर रतन चंद्र अग्रवाल है खोजकर्ता। तो हनुमान प्रसाद, आप नोट कर लीजिए, आहड़ सभ्यता की खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास ही है।
ठीक है। जहां पर आप ये नाम सुनते हैं ना, आरसी अग्रवाल, ये आरसी अग्रवाल आहड़ सभ्यता का पहली बार उत्खनन किया था। अभी हम चर्चा करेंगे कहां कहां क्या मिला है। जबकि सर्वाधिक जो उत्खनन है ना, वो किया था एच.डी. सांखलिया ने। अब आता है सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके सामने कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य कितने स्तरों में हुआ था। वहां पर आता है 2, 3, 5 या 10। बताओ। आहड़ सभ्यता में उत्खनन का कार्य कुल कितने स्तरों में हुआ? 2, 3, 5, 10। सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा आता है, लेकिन आपके लिए तो टेढ़ा ही है ना। बस ठीक है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य, याद रखिएगा, टोटल 3 स्तरों में हुआ है। 3 स्तर बिल्कुल अलग अलग थे। कैसे? देखो, जब आहड़ सभ्यता का प्रथम स्तर खोजा गया था ना, तो प्रथम स्तर में केवल और केवल मिले थे स्फेटिक प्रकार के पत्थर। एक तो पत्थर मिलते हैं और एक थोड़े कटे हुए व्यवस्थित पत्थर मिलते हैं, वो ये है। तो यानी कि आहड़ सभ्यता कहीं ना कहीं पाषाण काल से भी संबंधित है। और दूसरे स्तर की जब खुदाई हुई तो आहड़ सभ्यता के दूसरे स्तर में हमें मिला है तांबा। तांबा भी मिला है, कांस्य भी मिला है, वे लोहा भी मिला है, तीनों ही मिल गए। लेकिन मेनली यहां पर सर्वाधिक क्या मिला है? तांबा। इसीलिए तांबे और पत्थर को हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने आहड़ सभ्यता की एक विशेषता निकल के आएगी कि आहड़ जो सभ्यता है वो किस काल की है? ताम्र पाषाण काल की। और आहड़ सभ्यता का जो समय रहा है, क्या रहा है? तो याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता का टाइमिंग रहा है 1900 बीसी से 1200 बीसी। यह आहड़ सभ्यता का क्या रहा है? टाइमिंग। लेकिन जब तीसरे चरण की खुदाई हुई, तीसरे चरण यानी कि जो तीसरा स्तर था, इसमें यहां से हमें क्या मिले हैं? मर्दभांड। मर्दभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। और ये जो हमें मर्दभांड मिले हैं ना यहां से, ये हमें 2 कलर के मिले हैं, कलरफुल है। जैसे देखो, एक तो खुदाई के अंदर मिट्टी के बर्तन मिले और एक खुदाई के अंदर सोने के बर्तन मिले। इनमें आप क्या समझोगे?
आप ये समझोगे कि जहां से मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं मतलब वो एक गरीब लोग रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र रहा होगा। और बाकी सोने के मिल रहे हैं तो मतलब अंबानी के घर की खुदाई हुई होगी, या कोई शहरी क्षेत्र का रहा होगा। मिट्टी के बर्तन हमें ये बताते हैं कि ये जो आहड़ सभ्यता है ये किस प्रकार की सभ्यता है, एक ग्रामीण सभ्यता है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ही यूज होते हैं। शहरी क्षेत्रों में तो मिट्टी के नाम पर केवल क्या मिलती है? मुल्तानी मिट्टी। ना ना, बीकानेरी भुजिया होती है, पता है ना आपको? उस बीकानेरी भुजिया में इतना टेस्टी क्यों है वो? क्योंकि उसमें मुल्तानी मिट्टी है। सच में। आप ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं देखेंगे ना, तो वो मुल्तानी मिट्टी ही खाती रहती है। मेट जान दो, मेट मेट मेट। मेट जान दो, मेट। नहीं खाया? नहीं नहीं, इनको मैं आपसे पूछ रहा हूं केवल, दोनों से। मेट जान दे, मेट। हाँ, यस यस, वही वही वही। तो बीकानेरी भुजिया बड़ी टेस्टिंग होती है क्योंकि उसमें क्या होती है? मेट मिलाई जाती है। और महिलाएं सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में मेट खाते हैं ना। अब मर्द भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, और ये लाल वे काला, इसीलिए आहड़ सभ्यता को बोला जाता है, याद रखिएगा क्या? इस वजह से आहड़ सभ्यता को क्या बोलते हैं? आहड़ को आप बोलते हैं लाल वे काले मर्द भांडों वाली सभ्यता। दीपक सिंह, बताइए कौन सा टॉपिक बाकी है? आप ना टॉपिकों के नाम लिखना, ठीक है? यस। दीपक सिंह, आप टॉपिक के नाम लिखिए, हमारी टीम आपके टॉपिकों के नाम लिखेगी और आपको बता देगी। ठीक है, दीपक सिंह, दो टॉपिक लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो पूछा नहीं गया है कभी, कि आहड़ सभ्यता में उत्खनन का जो कार्य है वो कुल कितने स्तरों में हुआ, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक। ठीक है। तो लिख लिए?
तो ये तो बात हो गई आपके किससे संबंधित, आहड़ के उत्खनन से। अब हमें ये पढ़ना है कि हमें आहड़ सभ्यता से क्या क्या मिला है। जैसे आहड़ सभ्यता की विशेषता है कि ये एक ग्रामीण सभ्यता है, पितृसत्तात्मक सभ्यता है, शुंग परिवार की सभ्यता है। लेकिन ये पता कैसे चल रहा है कि ये सभ्यता है? क्यों? क्योंकि आहड़ सभ्यता तो ताम्र पाषाण काल है, और ताम्र पाषाण काल वे टाइमिंग है जब लिपि है और नहीं भी है, और है फिर भी हम पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब यहां से कुछ भी मिलेगा उसके आधार पर हमें आइडिया लगेगा। जैसे हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि ये एक ग्रामीण सभ्यता है, तो इसका सबसे बड़ा सोर्स है कि हमें यहां से क्या मिले हैं, मर्द भांड और मिट्टी के बर्तन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। चलो बाकी की चर्चा है वो हम करेंगे कल।